क्योंकि बिना कोई डिबेट के किसी बिल को इतना इजीली पास नहीं किया जाता। इनके दोस्तों का और पुलिस का कहना था इन्होंने गैम्बलिंग में अपने पैसे गंवाए थे, जिस वजह से ये डिप्रेशन में चले गए और इन्होंने सुसाइड कर लिया। बट अगर आप इन बेटिंग वेबसाइट्स को भी बैन कर देते हो, आप टोबैको भी बैन कर देते हो, आप दारू भी बैन कर देते हो, तब मैं मानूं कि हाँ, ये बैन अपने इंडिया की यूथ को एक्चुअली सुधार देगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये बिल ने डायरेक्टली करोड़ों फैंटेसी प्लेयर्स और लाखों फैंटेसी जॉब्स को इम्पैक्ट किया है। न्यूज में यूट्यूब पे तरह तरह के आपको इस पर वीडियोस दिख जाएंगे। मैंने खुद ने मल्टीपल वीडियोस इस टॉपिक को कवर करते हुए बनाए हैं, लेकिन उन सभी वीडियोस में ऐसी कुछ बातें हैं जो कोई कहना नहीं चाहता। कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो बाकी लोग कवर नहीं करना चाहते। फॉर सम रीजन ये बैन काफी अनयूजुअल सा लगता है। ये बिल को लिटरली ब्लैंकेट बैन कहा जा रहा है, क्योंकि ना इसमें किसी के साथ डिस्कशंस हुए, ना किसी को कंसल्ट किया गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष चौधरी और आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स की, कुछ ऐसे एंगल्स की जो इस बैन के बारे में हमें कुछ नया बताती है, कुछ ऐसा सच बताती है जिसे सुनने के लिए शायद आप रेडी नहीं हो, और कुछ ऐसे मोटिव्स आपको पता चलेंगे उन लोगों के जो इन सब में शामिल थे। देखो, सबसे बड़ा इश्यू जो फैंटेसी स्पोर्ट्स के साथ हुआ है ना, वो है मिक्सिंग का। जो इतने सालों से फैंटेसी रेगुलेटेड यूपीआई पेमेंट्स पर चल रहा था और 30% टैक्सेशन के अंडर ये गवर्नमेंट को लिटरली 20,000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल दे रहा था, ऐसे लीगल प्लेटफॉर्म को भी उन इलीगल वेबसाइट्स के साथ मिक्स कर दिया गया। इलीगल वेबसाइट्स जैसे कि ऑफशोर बेटिंग, कलर बेटिंग एप्स, ओपिनियन ट्रेडिंग का स्कैम, यही सब ना असली कल्प्रिट थे, लेकिन सबको एक ही कैटेगरी में घुसा दिया और बैन कर दिया। अब इसका रिजल्ट गवर्नमेंट ने जैसे एक्सपेक्ट किया है वो नहीं आ सकता, क्योंकि लेजिटिमेट लीगल वेबसाइट्स या फिर एप्स जो इंडिया के थे उनको बैन करके अब बाहर के ये जो ऑफशोर बेटिंग वेबसाइट्स है उनको बढ़ावा मिल रहा है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते थे, अब हमारी इंडियन पब्लिक, इंडियन ट्रैफिक जो है फैंटेसी प्लेयर्स की, वो जाएगी उनकी तरफ, क्योंकि इनको चाहिए पैसा। सिगरेट के पीछे आप देखते हो उस पर लिखा है इससे कैंसर होगा, बट फिर भी लोग फूकते हैं क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं। फैंटेसी प्लेयर्स जो अपना प्रॉफिट बना रहे थे, लिटरली प्रॉफिट बना रहे थे, वो अब मूव होंगे बेटिंग की तरफ। जिन लोगों के पास पैसा था, स्किल्स था, अब वो तो चाहेंगे रोज पैसा बनाना, तो अब ऑप्शन ही नहीं बचा जो हमारे इंडिया का खुद का था, तो अब वो कहाँ जाएंगे? सोच कर देखो। दूसरा एंगल है मेरे पास इकोनॉमिक वाला। देखो, इंडिया की रियल मनी गेम्स जो है ये एक मल्टी बिलियन डॉलर सेक्टर बन चुकी थी। इतना बड़ा नाम हो गया था कि हमको लिटरली 25,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट भी हो चुका था। 2 लाख जॉब्स तो ऑफिशियली एम्प्लॉयड थे, इससे ज्यादा हम और एम्प्लॉयमेंट देखने वाले थे। करोड़ का जीएसटी और टीडीएस गवर्नमेंट को मिल रहा था। अब यही फैंटेसी और स्किल बेस्ड गेम्स को जो कि बैन कर दिया है, अब क्या होगा? सबसे पहले इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट चुका है। सोच कर देखो, किसी भी ऐप को, किसी भी सेक्टर को पलक झपकते ही बैन कर दिया गया। इससे फ्यूचर में उन्हीं स्टार्टअप्स में पैसा डालने के लिए इन्वेस्टर्स डरेंगे, क्योंकि उनको लगेगा ये सेक्टर काफी अनस्टेबल है। सो बेसिकली नए स्टार्टअप्स को पैसा मिलना बंद हो जाएगा। अब 2 लाख का जो मैंने ऑफिशियल नंबर आपको बताया, वो तो सिर्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उन एप्स के। वो एप्स दूसरे ऐसे एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के पास जाते थे जो उनके एप्स को प्रमोट करते थे, एडवर्टाइज करते थे। वो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हम जैसे फैंटेसी कंटेंट क्रिएटर्स के पास आती थी और हमसे प्रमोट करवाती थी। तो ऑल इन ऑल एक बड़ा सा इकोसिस्टम बन चुका था, और वही इकोसिस्टम को उन्होंने लिटरली झटके में तोड़ दिया। अब इससे उन एम्प्लॉयज, उन कंटेंट क्रिएटर्स सब सफर करेंगे, और ना ही सिर्फ वो, उनकी फैमिलीज भी। तो अगर आप ये सोचते हो कि ड्रीम इलेवन को बैन करके ये बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है, तो उन लोगों के बारे में सोचना जिनके बेटे, जिनकी बेटियां उन कंपनीज में काम कर रही थी, जिनका पगार इन चीजों को प्रमोट करके मिल रहा था। एंड प्लीज लेट मी रिपीट माई सेल्फ, ये लीगल था, ये सब कुछ लीगल था। कोई भी इलीगल तरीके से पैसा नहीं कमा रहा था। फैंटेसी को इलीगल कहना बंद कर दो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस एंगल का तो मैंने अब तक बताया भी नहीं है। स्पोर्ट लीग्स जैसे आईपीएल, डब्ल्यूपीएल, प्रो कबड्डी, इन सब में स्पॉन्सरशिप हट रही है। प्रो कबड्डी लीग शुरू होने वाली थी कुछ ही दिनों में। अब मैंने देखा एक एक फैंटेसी ऐप मल्टीपल टीम्स को स्पॉन्सर कर रहा था। अब उनकी स्पॉन्सरशिप जो पीछे हट गई है, तो
टीम को फंडिंग कम मिल रही है, ठीक है। अब फंडिंग कम मिल रही है तो एक टीम जो 22 मैचेस खेलने वाली थी अब सिर्फ 18 मैचेस खेल रही है, और क्या पता 18 से भी कम हो सकते हैं, क्योंकि फंडिंग ही नहीं रहेगी तो इवेंट्स अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, टीम के खर्चे कौन उठाएगा। प्रो कबड्डी तो भी चलो मैंने बहुत मेजर लेवल पर बोल दिया, जो स्टेट लेवल के डोमेस्टिक मैचेस होते हैं उनका क्या। जो ड्रीम 11 इन सभी मैचेस को ऑर्गेनाइज करता था उसमें हमको यंग टैलेंट देखने को मिलता था, अब वही मैचेस नहीं होंगी तो इस यंग टैलेंट को चमक कर आने के लिए क्या अपॉर्चुनिटी बची। अब आप सोचो कितने लोगों को ये चीज अफेक्ट कर चुकी है और कितनों को करने वाली है। फिर एक दूसरा एंगल है मेरे पास, पॉलिटिकल वाला। अब देखो ये बैन काफी अर्जेंसी के साथ हुआ, बिना किसी प्रॉपर डिबेट के। नॉर्मली क्या होता है, सारे कमेटी को बिठाया जाता है, स्टेक होल्डर्स से कंसल्टेशन ली जाती है, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्टली ब्लैंकेट बैन गवर्नमेंट ने कर दिया। गवर्नमेंट से जब पूछा गया इस बिल को क्यों पास किया गया है, तो उन्होंने हमको मॉरल रीजंस दिए। उनके रीजंस थे कि हमारे इंडिया का यूथ फैंटेसी की वजह से बर्बाद हो रहा है। तमिलनाडु में रिसेंटली एक बंदे ने सुसाइड किया था, 32 साल के एन किशोर कुमार। इनके दोस्तों का और पुलिस का कहना था इन्होंने गैम्बलिंग में अपने पैसे गंवाए थे, जिस वजह से ये डिप्रेशन में चले गए और इन्होंने सुसाइड कर लिया। जबकि न्यूज में अलग ही कहानी बेची जा रही थी। न्यूज वाले कह रहे थे कि इन्होंने ड्रीम 11 में पैसे हारे हैं। क्यों? क्योंकि ड्रीम 11 गैम्बलिंग है। ये बेचारे न्यूज वाले गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में अब तक अंतर नहीं समझ पाए हैं, तो हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको याद ही होगा इसी सरकार ने पबजी को लिटरली 2 बार बैन किया था पिछले कुछ सालों में, क्या कहते हुए कि हमारे इंडिया का यूथ इसके पीछे पागल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और सुसाइडल रेट्स बढ़ रहे हैं। लिटरली पबजी के चलते बहुत सारे यंग बच्चों ने सुसाइड कर लिए थे, कुछ की तो हत्या हो गई थी। लेकिन आज वही गवर्नमेंट इन्हीं गेम्स को प्रमोट करना चाहती है, एक नेशनल ई स्पोर्ट की कमेटी बनाना चाहती है जो सारे ई स्पोर्ट मैचेस, टूर्नामेंट्स, इवेंट्स होते हैं इंडिया में उसको रेगुलेट करेंगे और प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि ये मार्केट अभी काफी बड़ा हो चुका है और इंडिया का यूथ कुछ ही सालों में एलिजिबल हो जाएगा वोटिंग के लिए। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है। यंग वोटिंग बेस अगर बढ़ जाएगा तो फ्यूचर में उन्हीं का फायदा होगा। फिर एक और एंगल है मेरे पास, लॉबिंग वाला। देखो फैंटेसी कह लो, रमी कह लो, कोई भी टाइप का गेम हो, बट ये सारे गेम्स इंडिया में लीगली तो ऑपरेट कर रहे थे, इतना आप कहते हो, और उस वजह से इन्होंने एक काफी मेजर मार्केट कैप्चर करके रख लिया था। और इसी वजह से जो स्टेट लॉटरीज, फिर ऑफलाइन गैम्बलिंग और कुछ ट्रेडिशनल कसिनोज कह लो, इनके रेवेन्यू पर काफी इंपैक्ट हो रहा था, क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक के लिए फैंटेसी, रमी ये काफी इजीली एक्सेसिबल था और वहीं पर उन सभी का पैसा जा रहा था। तो ये चीज भी पॉसिबल है कि ऑफशोर बेटिंग वेबसाइट्स जो ऑलरेडी इतने पैसे वाले हैं, इतना कंट्रोल है उनके पास, भले इंडिया में ऑपरेट नहीं करते हो लेकिन उनके पास कंट्रोल है, उनकी वजह से, कसिनोज की वजह से, लॉटरी एजेंसीज वगैरह वगैरह, इन सभी के प्रेशर की वजह से इस बैन को फास्ट ट्रैक करवाया गया, क्योंकि बिना कोई डिबेट के किसी बिल को इतना इजीली पास नहीं किया जाता। और जो कि ऐसे मैटर को लेके, ऐसे भी कुछ इंस्टेंसेस रहे हैं इंडिया में जहां पर एक इमरजेंसी क्रिएट हुई है और ऐसे बिल पास हुए हैं काफी क्विकली। बट फैंटेसी और यूथ, ये रीजंस देना, 3 दिन के अंदर एक बिल को पास करना, 20 तारीख को लोकसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, तभी उसे अप्रूवल मिल गया, 21 को राज्यसभा का अप्रूवल मिल गया, 22 को ये डन हो चुका था, प्रेसिडेंशियल साइन मिल गई थी, एंड दैट्स इट। सारे ऐप्स शट डाउन हो गए थे, सारे पेड कॉन्टेस्ट जो थे वो सब बंद हो चुके थे। वो तो चलो 21 को ही बंद हो गए थे, 22 तक तो ऐप भी शट डाउन होने लग गए थे। तो ये तो बहुत कमाल की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार कुछ ऐसी चीज तेजी से हुई है जिसकी जरूरत नहीं थी मेरे ओपिनियन में। अब मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जिसको जानने के बाद आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। देखो सबसे पहले इस बिल के अंदर आप देखो तो आपको पता चलेगा एक सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी को बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अब डिसाइड कौन करेगा कौन लीगल है और कौन नहीं? गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट के हाथ में वो डिसीजन आ सकता है अगर एक सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी बन जाती है तो। सो बेसिकली ये बैन एक परमानेंट बैन नहीं है, ये एक रीसेट बटन है। चीजें फिर से शुरू होने वाली है, बट इस बार सिलेक्टिव एप्स ही चलेंगे, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के हाथ में कंट्रोल है। वो जिसको चाहे उसको लीगल बोल सकते हैं, जिसे लाइसेंस बेचना चाहे उसे बेच सकते हैं। जो उनके साथ चलेगा उनका फायदा होगा। पहले सबको बंद करो, फिर सिलेक्टिव लोगों को चालू करो। अब ये सिचुएशन में कुछ विनर्स भी हैं, कुछ लूजर्स भी हैं। किसका फायदा हो रहा है और किसका नुकसान हो रहा है वो जान लेते हैं।
देखो, फायदा उन कंपनीज का होगा जिनको अभी चांस मिल गया है स्पॉन्सरशिप में एंटर करने का। लॉटरीज और कसिनो के रेवेन्यूज जो हैं हर एक स्टेट के, अब वो बढ़ जाएंगे। फैंटेसी में मार्केट इतना बड़ा हो चुका था कि मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के जो रेट्स थे वो स्काई रॉकेट हो गए थे। अब एकदम से ये जो मार्केट कोलैप्स हो चुका है तो एड स्लॉट्स भी बढ़ चुकी हैं और एड की जो रेट्स हैं वो भी कम हो चुकी है। गवर्नमेंट का भी एक फायदा हो सकता है क्योंकि उन्होंने एक मॉरल हाई ग्राउंड पकड़ लिया है। वो अपने अगले इलेक्शन में ये प्रचार कर सकते हैं कि हाँ, हमने हमारे देश के यूथ को बचाने के लिए एक ऐसा डिसीजन लिया। अब ये डिसीजन मैं मानता हूं तभी सही होगा, तभी एक्चुअली काम आएगा जब सारी चीजें बैन होती हैं। आप सिर्फ फैंटेसी को, लीगल चीज को बैन करके इलीगल चीज जो बेटिंग वाले ऑफशोर वेबसाइट्स हैं उनको अगर बढ़ावा मिल रहा है तो फिर उसमें ये बैन कंप्लीटली बैकफायर कर रहा है। बट अगर आप इन बेटिंग वेबसाइट्स को भी बैन कर देते हो, आप टोबैको भी बैन कर देते हो, आप दारू भी बैन कर देते हो, तब मैं मानूं कि हाँ, ये बैन अपने इंडिया की यूथ को एक्चुअली सुधार देगा। एक्चुअली सुधार देगा। दारू की लत हट जाएगी, पैसे की लत हट जाएगी, तब अपना यूथ कहीं एक सही रास्ते पर चलेगा। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। तो देखो, फायदा तो इन सभी लोगों का हो रहा है, नुकसान किस किस का हो रहा है? जो स्टार्टअप फैंटेसी एप्स थे, मेजर फैंटेसी एप्स थे, वो तो गए, उसमें करोड़ों का उनका वैल्यूएशन था, वो भी अभी घट गया। बड़े से लेकर छोटे स्पोर्ट्स लीग्स जो थे, कबड्डी से लेकर क्रिकेट, सारे स्पोर्ट्स अभी अफेक्ट होने वाले हैं क्योंकि स्पॉन्सरशिप हट चुकी है। जो इतने यंग एम्प्लॉयज थे, जो वर्क फोर्स था, अभी उन सबको ले ऑफ कर दिया जाएगा, सबकी जॉब चली जाएगी। और फाइनली हम जैसे फैंटेसी प्लेयर्स जो रिस्पॉन्सिबली खेल रहे थे, जो डेली बेसिस पर अपना कमाई कर रहे थे, अच्छा खासा उनका चल रहा था, सब बंद, क्योंकि हमारे लिए कोई सेफ ऑप्शन बचा ही नहीं। तो कंक्लूजन में बस मेरे पास इतना ही है कहने को कि ये बैन जो वो सोच रहे थे सिर्फ इस इंडस्ट्री को टारगेट करेगा, सिर्फ फैंटेसी को ये बंद करेगा, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तकलीफ होने वाली है और वो धीरे धीरे पता चलेगा। जो लोगों को ऑलरेडी अफेक्ट हो चुका है उनके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बता ही दिया। बस मुझे एक ही चीज का डर है कि ये एक परमानेंट बैन नहीं है, एक रीसेट बटन है। और अगर ऐसा सच होता है ना तो कुछ सिलेक्टेड कंपनीज ही चालू होंगी, और वो जब चालू होंगी ना तो मुझे इसका भी डर है एकदम हैवी टैक्सेशन उस पर लग जाएगा। तो ऑलरेडी जो हम इतनी कम विनिंग्स बना रहे थे हर एक कॉन्टेस्ट के पीछे, वो और कम होने के चांसेस हैं। तो आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं सोचता हूं हमें अपनी गवर्नमेंट को इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो सारे बेटिंग एप्स को भी हटा दो, इसी के साथ साथ टोबैको को बैन कर दो भाई, अल्कोहल को हटा दो, ये सब कुछ हटा दो, ताकि एक्चुअली हमारे इंडिया का यूथ कहीं ना कहीं सुधरते हुए हमें दिख सकता है। ये एक तरीका है दोस्तों। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने थॉट शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना उन दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलनी बहुत जरूरी है। बाकी सब्सक्राइब करते हो जाना क्योंकि इस मैटर पे और भी मेजर अपडेट्स आने वाले हैं, और जब भी जैसे भी आते हैं उन सभी अपडेट्स को मैं आपके पास पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सब्सक्राइब कर लेना एंड दैट्स इट। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो।